सो फ्रेंड्स, टुडे जो हमारा क्लास है वो बेसिकली मिथ बस्टिंग क्लास है। कुछ जो आसपास घूम रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो आम एस्ट्रोलॉजर्स बताए जाते हैं और आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी पे ये क्लास है। उसको हम बस्ट करेंगे, उसको मिथ यानी असलियत उसका जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले 3-4 पॉइंट्स होंगे उससे पहले हम ट्रांजिट्स पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था जो हमारे यहाँ पर डबल ट्रांजिट्स हो रहे हैं और उसके बारे में, और वो कब फ्रक्टिफिकेशन रिजल्ट होगा और अभी क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले तो हाँ जी रेणुका जी, मैं अभी तो कोई स्टूडेंट्स नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। इट्स गोना स्टार्ट आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स में एनरोल करूंगा। उसका मैं फेसबुक पर फिर से उसका सारा लिंक वगैरह जो प्रमोशन है वो दूंगा, तो फेसबुक देखते रहिएगा और जी हाँ, आपके दोस्त को होता है। ठीक है, अब अपने मैसेजिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैं कोई अब आंसर नहीं करूंगा और एंड ऑफ द सेशन हम लोग Q&A में सारे क्वेश्चन से आप तो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ट्रांजिट्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। ऑलराइट, तो ट्रांजिट्स में सबसे पहले तो आज जो है मरकरी वो मिथुन राशि में है और वो वक्री हो गए हैं, यानी रेट्रो हो गए हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि मरकरी का वक्री होने का क्या अर्थ होता है, क्या वो रहता है। बेसिकली देखिए, कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो होता है, समझ लीजिए उसकी सीधी सी बात है, वो अपने जिस राशि में है, जिस हाउस में है, उसका सिग्निफिकेशन तो लेगा ही, प्लस अपने 12th हाउस या 12th राशि का भी सिग्निफिकेशन लेगा। तो इस केस में जो मरकरी है वो मिथुन का तो लेगा ही लेगा। और मिथुन जो आपको पता ही है वेस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिल रहा है क्योंकि अपने राशि में ही है वो। मिथुन राशि उसका खुद का राशि, भली साधारण राशि हो, आप लोगों को तो पता ही है 6 नंबर राशि यानी वर्गो उसका मूल त्रिकोण राशि है। सो अभी वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो अभी देखेगा वृषभ राशि को भी, उसका भी सिग्निफिकेशन उठाएगा और वहां पर दिक्कत है। ऑलराइट, जो हमारा दूसरा राशि वो है साउथ डायरेक्शन का, और साउथ डायरेक्शन में केतु पड़ा हुआ है, और वहां पर जब वो वक्री होकर वृषभ में जाएगा तो सूर्य है, राहु है, और उसको एक अभी जो मिल रहा है वो वेस्ट की तरफ से एक जुपिटर से एक वो आ रहा है उसके पास एस्पेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मरकरी को नॉर्थ की तरफ से यानी स्कॉर्पियो से केतु की एक डायरेक्ट 180 डिग्री का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल ही ब्लॉकेज है। आप लोगों को तो पता ही है मरकरी इज इंटेलिजेंस, केतु इज ब्लॉकेज ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर मरकरी खासकर परफॉर्म कर नहीं पाएगा, स्पेशली कमर्शियल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ना करे तो ही अच्छा है, एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर इनटू ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। केतु के सिग्निफिकेशंस यानी ऑकल्ट प्रैक्टिस हो गए, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वगैरह, तो यहाँ पर मरकरी को थोड़ा सा मिलेगा। सूर्य का साथ राहु है और मरकरी का यहाँ सिग्निफिकेशन, तो सीधा सीधा मतलब होता है सूर्य जो है हमारा टैलेंट है, सूर्य हमारा सोल है, और जो आपका सोल है वो थोड़ा सा रीडिंग एंड कम्युनिकेशन की तरफ उसका झुकाव होगा। तो काफी सारी किताब आप लोगे, कुछ अपने मित्रों से भी बात करोगे, लेकिन क्योंकि राहु पड़ा हुआ है तो बहुत देर तक वो मित्र आपके काम नहीं आएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा है। जिनके पिताजी अभी अलाइव हैं और वहां पर तो उनके पिताजी थोड़े से दिक्कत में आएंगे ही। हालांकि उनके पिताजी को कुछ पैसे मिलने की, पेंशन वगैरह मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन क्योंकि राहु बैठा हुआ है तो ये भी करने देगा। सो बेसिकली हुआ ये है कि मरकरी, सूर्य दोनों ही मरकरी के रेट्रो होने के कारण दोनों ही केतु और राहु के क्वाड्रेंट में आ गए हैं। और आप लोगों को तो पता ही है राहु इज लाइक अ माउथ, सब कुछ सॉल्व कर लेता है, और केतु सब कुछ दबा देता है। केतु एक पत्थर है, राहु इज राउंड एंड रिपीटेटिव, केतु इज लाइक अ टेल। सो दोनों मिलकर मरकरी का सिग्निफिकेशन बिल्कुल डाउन कर देंगे, लेकिन सवाल है कब तक डाउन करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सैटर्न तो आपको तो पता ही है कि सैटर्न अभी मकर राशि में वक्री हुए हैं, यानी वो अपने पिछले राशि यानी सैजिटेरियस का भी सिग्निफिकेशन उठा रहे हैं। और तो सैजिटेरियस यानी हमारा सीधा सीधा बात हो गया कि सैजिटेरियस जो ईस्ट एंड 10th जो है मकर राशि,
वो है आपका साउथ। तो यहां पर एक सैटर्न का भी दृष्टि मरकरी, वीनस और मार्स पे आ रहा है, लेकिन ये अगेन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है, ईस्ट डायरेक्शन से आ तो रहा है, ईस्ट से सीधा आपका ट्रैवल करना पड़ेगा काफी। अब 20th जून को जुपिटर जो है वो रेट्रो हो रहे हैं, वो मकर में आ जाएंगे। तो यहां पर एक मेजर सिग्निफिकेशन आएगा, जिसके बारे में ये पूरा अभी ट्रांजिट्स में हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है। 20th जून यानी 15 दिन, 10-15 दिन पहले, यानी समवेयर अराउंड 2nd टू 18 जून से 14 जून से टू बी प्रिसाइज, आपका मरकरी अच्छा फल देने लगेगा, क्योंकि तब तक सन भी ट्रांजिट कर जाएगा मरकरी के साथ। तो मरकरी, वीनस, सन होगा, मार्स ट्रांजिट कर जाएगा 4th में। तो यहां पर एक अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही जुपिटर वक्री होंगे और मकर में आएंगे, तो यहां पर जुपिटर और सैटर्न का हाउस का एक्सचेंज हो जाएगा, तो दोनों ही बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और मार्स की तरफ देखेंगे जुपिटर, और जुपिटर ऑलरेडी एक 5th दृष्टि तो मरकरी को डाल रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 20 से -7 ले लीजिए, यानी 13 से और -7 ले लीजिए, यानी 5th, करीबन 4th या 5th जून से चीजें बेटर होने लगेंगी। अभी तो लॉकडाउन वगैरह भी बंद होगा, तो कमर्शियल एक्टिविटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि समवेयर अराउंड नेक्स्ट वीक, ओके, या अर्ली नेक्स्ट वीक या मिड नेक्स्ट वीक ही कमर्शियल एक्टिविटी सारे स्टार्ट होंगे। वहां पर मरकरी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि दो चीजें होंगी, एक तो जुपिटर और सैटर्न का हाउस एक्सचेंज होगा, और दूसरा मरकरी और वीनस जो है वहां पर भी हाउस एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि वीनस जो है अपने 3 में होंगे, यानी मरकरी के हाउस में, और मरकरी रेट्रो होकर वीनस के हाउस में होंगे। तो यहां पर दोनों ही पावरफुल हो जाएंगे। जैसे ही जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी वक्री होकर, तो वहां पर, क्योंकि अगेन सैटर्न और जुपिटर का भी हाउस एक्सचेंज होगा, तो सैटर्न जो है वो मकर का फल भी देगा, और जुपिटर जो है वो सैजिटेरियस का फल देगा। सैजिटेरियस में जैसे ही आता है उसकी डायरेक्ट दृष्टि मरकरी पे पड़ेगी या वीनस पे पड़ेगी, जो उनका योग बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक योग है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मिडिल ऑफ द वीक, सो थोड़ा सा रुक जाइए, और लेट्स से अनदर 7 to 15 डेज कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। बट ये जो टाइम पीरियड है सीखने के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन वगैरह जो भी आप सीख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे ट्रांजिट्स की बात। जब तक केतु वहां पर है, केतु महाराज हैं, और केतु जो है आपको तो पता ही है, अभी केतु जो है वो 17 डिग्रीज में चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा 16 डिग्रीज में चल रहे हैं। तो जब तक सूर्य 16 डिग्री क्रॉस नहीं करता, अगेन इट विल टेक अनदर 2 डेज। एक तो सूर्य को ट्रांजिट करना पड़ेगा मिथुन में, जहां पर उनको सीधी दृष्टि जुपिटर आएगी। जब तक सूर्य ट्रांजिट करेगा तब तक जुपिटर वक्री हो जाएंगे, और वक्री होते साथ सैटर्न और जुपिटर का दृष्टि एक्सचेंज होगा। तो जब तक ये 16 डिग्री क्रॉस नहीं करता सूर्य और मरकरी एंड वीनस, तब तक कोई हिसाब किताब नहीं। तो अनदर 16 डेज समझ लीजिए, यानी नियरली 2 वीक्स, जहां पर एक्चुअल फल देना ये चालू करेगा और बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आएगा। ऑलराइट, तो 16 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी 17 डेज लीजिए, क्योंकि 31st का मंथ है। सो 17 डेज के बाद ब्रिलियंट एक आपको मिलेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 16th ऑफ जून से फैंटास्टिक रिजल्ट आने सबके चालू होंगे, स्पेशली अगर मरकरी वीनस आपके चार्ट में अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया। और कहीं ना कहीं आपको तो पता ही है, मैंने आपको बोला था सैटर्न के साथ इनका लिंकेज बहुत जरूरी है। तो जुपिटर जैसे ही वक्री होंगे और सैटर्न ऑलरेडी वक्री हैं, तो वहां पर सैटर्न का लिंकेज तो पहले से ही है। तो यहाँ पर जुपिटर जैसे ही मकर राशि में आएंगे, सैटर्न को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये फैंटास्टिक सा आएगा। समवेयर अराउंड 16 तक वेट कीजिए, कुछ करना नहीं है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मरकरी जो है तीसरे में है, और वो जुपिटर के नक्षत्र, अभी तो मार्स के नक्षत्र में है। जब तक वो राहु के नक्षत्र में नहीं आते वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। सो एनीवे, सो मरकरी और मार्स एंड केतु ये हो रहा है, तो मरकरी इज कंप्लीटली डाउन, सो फॉरगेट अबाउट इट। ना अब आते हैं कुछ मिथ बस्टिंग में। सबसे पहले आप लोगों ने पूछा था कि सबसे खराब हाउस कौन सा है। मेरे हिसाब से सबसे खराब हाउस आज के डेट में, जनरली एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं 6, 8, 12 होता है। मेरे हिसाब से सबसे खराब हाउस जो होता है वो है 11वां हाउस, विश फुलफिलमेंट का हाउस। अगर ये हाउस को चेक नहीं रखा गया तो वही हालत होती है जो मिडास टच के किंग के होती है। मैं ब्रीफली बता देता हूँ मिडास टच का स्टोरी, शायद आप लोगों ने हिंदी या इंग्लिश में सुना होगा। मिडास एक बहुत बड़े राजा थे, तो उनको वर मिल गया था, उनको बून मिल गया था कि जिसको भी टच करेंगे वो सोना बन जाएगा। तो धीरे धीरे उसने अपने लड़के को भी टच कर दिया, अपनी घरवाली को भी टच कर दिया, अपनी वाइफ को, और आने वाले टाइम में वो खाना भी टच करते वो भी सोना हो जाता है, अल्टीमेटली वो मरमुरा जाता है। तो बेसिकली
वो जो इंग्लिश का प्रवर्ब है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। सो 11th हाउस अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जैसे कि रावण ने किया था 11th हाउस में सारे प्लैनेट्स को डाल दिया था मेघनाथ के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मेघनाथ का तो डेथ हो ही गया, कुछ कर नहीं पाए। सो 11th हाउस इज द मोस्ट डिफिकल्ट हाउस एंड वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव हाउसेस। वैसे भी 11th हाउस जो है वो, उसमें 3 जो नक्षत्र पड़ते हैं, यानी एक्वारियस, कालपुरुष की कुंडली में मार्स, राहु, जुपिटर, ये 2 नक्षत्र कम से कम मार्स राहु बहुत ही खराब होता है। और 11th हाउस का कुछ कुछ मार्स राहु 7th के साथ भी है, जो कि मारक है, ऑलराइट। और 3rd हाउस जो आपका एफर्ट है, जेमिनाई, तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। तो 11th हाउस इज द मोस्ट डिफिकल्ट हाउस, स्पेशली अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड मार्स और राहु में पड़ गया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप जो काम करोगे विश फुलफिलमेंट के लिए वो अनचेक्ड रह जाएगा, उसको लगाम नहीं पहुंचेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, और वो आपको ही नुकसान कर देगा। सो बी वेरी केयरफुल कि भाई 11th हाउस को एक्टिवेट करना है। जनरली आप एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो वो बोलेगा 11th हाउस वेरी गुड, सारे प्लैनेट्स 11th हाउस में अच्छे होते हैं। तो मेरे को ये बात हजम नहीं होती कभी भी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट मार्स और राहु में जो कि डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं, इनके नक्षत्र में आएंगे तो कैसे करेंगे। हाँ, जुपिटर के यानी कोई भी प्लैनेट अपने लास्ट के यानी 20 to 30 डिग्रीज में, स्पेशली स्लो मूविंग प्लैनेट्स या फास्ट मूविंग प्लैनेट 20 to 30 डिग्रीज में जब जुपिटर में आते हैं, जुपिटर नक्षत्र में, तब जाके वो फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन बाकी के 2 जो नक्षत्र है, मार्स एंड राहु, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो यू टू बी वेरी केयरफुल। 11th हाउस में मूल त्रिकोण राशि और सैटर्न भी है, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट जो मिथ है वो है सैटर्न की 7.5। देखिए सीधी सी बात है, 7.5 खराब नहीं होती, मैं भी गुजरा हूँ 7.5 में, और मुझे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिले हैं। सबके लिए 7.5 अच्छा नहीं होता। सबसे पहले लग्न को देखिए, लग्न के साथ सैटर्न का क्या रिलेशन है। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नोड, यानी राहु और केतु सैटर्न के साथ अटैच्ड है, और वो नोड अपने आप में कैसा है। राइट, सैटर्न इज आपके पूर्व जन्मों का कर्म या आपके कर्मों का फल। पूर्व जन्म छोड़ देते हैं, वो वेरीफाई करने का कुछ नहीं है। आपके कर्मों का वट एवर यू डू, उसका रिजल्ट क्या है। अगर वो सैटर्न वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ, मतलब राहु और केतु में से, देखिए राहु और केतु में से कौन सा आपका अच्छा फल देने वाला है। जनरली केतु स्टेल, वो सब कुछ ब्लॉकेज कर देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, चीजें को छुड़वा देता है। राहु सब कुछ गॉबल कर देता है, स्वॉलोइंग प्लैनेट है। तो वैसे भी राहु जैसे अभी ट्रांजिट में सन के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द कंट्री है, उसके ऊपर इतनी सारी विपदा पड़ी है। और राहु 16 डिग्री में है, और टू बी प्रिसाइज अगर राहु वक्री चलते हैं तो एक्चुअल डिग्री उनका 14 डिग्री है, और सन अभी 15 डिग्री में है। तो ये टाइम बहुत ही खराब चल रहा है सबके लिए, चाहे फादर हो या हेड ऑफ द स्टेट हो। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे ट्रबल में है। तो और ये कुछ भी करा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में सैटर्न सन जो है वो सीधा सीधा पहुंच जाएंगे मरकरी, वीनस, मार्स के साथ पास में। और तब तक सैटर्न और जुपिटर का एक्सचेंज हो चुका होगा, तो सैटर्न सैजिटेरियस में रहकर डायरेक्ट दृष्टि मारेगा, तो सन विल बी इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। एक तरफ तो राहु है, दूसरा उसके साथ मार्स है, और वहां से सैटर्न भी देख रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। पीपल में एक्चुअली क्विट, और कुछ भी प्रॉब्लमेटिक आ सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखना है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सैटर्न को 7.5 में हमको देखना पड़ेगा कि 7.5 का रिजल्ट देखने से पहले लग्न का क्या हाल है, लग्न के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, और दूसरा हमें देखना पड़ेगा मून का पोजीशन क्या है। क्योंकि याद रखिएगा जो मरकरी राहु और केतु है, ये दोनों ही मून से रिलेटेड हैं, मून की नोड्स हैं। एक के पीछे मार्स भाग रहा है, दूसरे के पीछे वीनस भाग रहा है। तो यहाँ पर एक मार्स से डरता है, दूसरा वीनस से, वीनस उसको ब्लॉकेज करता है। तो यहाँ पर आपको मार्स एंड वीनस यानी पावर और आपका जो अंदर का लिबिडो है, या जो आपकी काम करने की इच्छा है, लग्जरी, तो ये दोनों को ही ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर सैटर्न को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना आपका जो मून का क्या हिसाब किताब। अगर मून खराब है तो सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और राहु केतु में से कौन सा ज्यादा खराब है उस हिसाब से वो रिजल्ट देता है। बिकॉज सैटर्न अपने आप में जो कर्म का फल देता है, बैड जो फल है वो राहु केतु के थ्रू ही देता है। तो राहु केतु को स्टडी करना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा आप किसी की 7.5 लगी है, चंद्रमा के आसपास है, और सीधा बोल देना आपकी तो 7.5 लग गई है, आपका तो बर्बाद हो गया आप, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। सैटर्न एज अ मैटर ऑफ 7.5 में ब्रिलियंट रिजल्ट भी देखा गया है, लोगों को अवार्ड भी मिले, रिकॉग्निशन मिले, बहुत कुछ। यहाँ पर मून का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और वर्ष फल में यानी एनुअल चार्ट में आप सन की प्लेसमेंट को भी देख लीजिए जुपिटर की, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो एक्टिवेट होता है जुपिटर से। जुपिटर के आसपास रहेगा सैटर्न तो इतना खराब फल नहीं देगा, एक्टिवेटेड रहेगा। अगर जितना दूर रहेगा जुपिटर की डिग्री या सैटर्न की डिग्री को भी देखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्चुअली
उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे कि सैटर्न कैसा फल देगा। नेक्स्ट आते हैं राहु एंड केतु पे। ये दोनों को बदनाम कर रखा है लोगों ने, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर्स ने बर्बाद कर रखा है। राहु केतु काल पुरुष एंड काल सर्प एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स ऑल नॉनसेंस। राहु एंड केतु के साथ देखिए कि सैटर्न के साथ कौन सा ज्यादा अटैच्ड है और चंद्रमा के साथ कौन सा ज्यादा अटैच्ड है। केतु जो है, राहु और केतु, जैसे मैंने कहा, राहु स्वॉलिंग प्लैनेट है। जो भी आप काम करोगे उसको रिपीटेटिव देगा, बिकॉज राहु इज सर्कुलर इन मोशन एंड केतु इज फ्लैग इन मोशन, ट्रायंगुलर इन मोशन। तो ट्रायंगल क्या करता है कि आपको फोकस देगा, स्पिरिचुअलिटी का देगा, लेकिन सब कुछ चीजें ब्लॉक करोगे, छुड़वा देगा आपसे, वहीं के वहीं स्टॉप कर देगा। और राहु ओवर एक्सर्शन देता है, सब कुछ करने लगता है, बार बार करने लगता है। तो जहां पर राहु आता है आप देखोगे आपके थॉट्स भी बार बार आ रहे हैं, अब एक ही काम बार बार कर रहे हो, उस विशेष सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। राहु एंड केतु कभी भी खराब नहीं है, याद रखिएगा। राहु एंड केतु रिलेटेड वर्क, या राहु एंड केतु जिस नक्षत्र में है, जिस हाउस लॉर्ड के साथ है, उससे रिलेटेड काम करेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट देता है। राहु एंड केतु स्पेशली अगर जैसे राहु वीनस के साथ अटैच्ड हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े बंगले दे देता है, मकान दे देता है, डुप्लेक्स दे देता है और व्हीकल्स भी दे देता है। केतु भी अगर जुपिटर के साथ अटैच्ड है तो ब्रिलियंट उसको एस्ट्रोलॉजर्स बना देता है, उसके अंदर सिक्स सेंस भर देता है। तो इतना बिल्कुल रैंडमली खराब नहीं करना है, मतलब नहीं बोलना है। सिंपल राहु एंड केतु के साथ सैटर्न को आप देखिए, सैटर्न ही उसे डिसाइड करेगी राहु और केतु का फल क्या होगा। याद रखिएगा, मून एंड सैटर्न का बहुत भयंकर रिलेशनशिप है। सैटर्न को अगर स्टडी करना है, मून को स्टडी करिए, और एवरीडे बेसिस पे अगर आपको सैटर्न का फल देखना है तो मून से देखिए। सबसे पहले मून अगर सैटर्न के आसपास है, जैसे आज है सैटर्न के आसपास ही है, वो मकर राशि में है चंद्रमा, तो यहां पर सैटर्न जो है और जो सैटर्न है वो मून के राशि में है, और मून सैटर्न कहते हो। आज की डेट में मून काफी पावरफुल है, तो मून के साथ जिस जिसका लिंकेज बन रहा होगा आपके नेटल चार्ट के हिसाब से, वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्म करेगा। आप काम भी करने की कोशिश करोगे क्योंकि सैटर्न के साथ में कर्म है। और टेंथ है, जो टेंथ राशि जो है वो एक हार्डकोर काम का राशि है, काम करवाता है। तो यू विल वर्क, एंड आज जो हम क्लास ले रहे हैं तो वो सैटर्न के उस पे ले रहे हैं, सैटर्न एंड मून। तो अगेन मून इज सीधा सीधा आपके चार मतलब वर्गों को देख रहा है यहाँ पर अपने। तो वहां पर वर्गो आपको तो पता ही है, जो सॉरी कैंसर को देख रहा है, तो कैंसर आपको तो एक्सॉल्टेड प्लेस ऑफ जुपिटर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा देगा वो, क्योंकि अब 4 जो है वो नॉर्थ है, और जो आपका मकर राशि है 10th वो आपका साउथ है। तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ का एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनेगा। हालांकि 4th अभी खाली है तो बहुत कुछ रिजल्ट नहीं भी मिले, लेकिन फिर भी चंद्रमा सैटर्न के जब पास होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न और चंद्रमा का आपस का रिलेशन अच्छा नहीं, क्योंकि सैटर्न काम कराना चाहता है और चंद्रमा फिकल माइंडेड है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी भी रहेगी। काम भी करोगे, कंसंट्रेशन में कमी भी रहेगी, बट क्योंकि जुपिटर 11th में है, उसके पास में ही है, और 11th इज एज यू नो इज वेस्ट, सो यहाँ पर साउथ और वेस्ट का एक अच्छा सा रिलेशनशिप बन रहा है। तो यहाँ पर वट मेरे से आप पूछेंगे तो यू विल वर्क हार्ड, यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट, कुछ पुरानी चीजें आप ले आओगे, काम करोगे। आज लेजी डे नहीं जाएगा, हम कह सकते हैं प्रोडक्टिव डे जाएगा। ओके, और अब लास्ट में आता है कि एक्टिवेशन। देखिए, कोई सैटर्न को सीधा सीधा एक्टिवेट कभी नहीं होता। सैटर्न एक कर्म का कारक है, लेकिन वो एक्टिवेट सिर्फ जुपिटर के साथ ही होता है। तो अपने नेटल चार्ट और ट्रांजिट के चार्ट को मिला के देखिए कि सैटर्न एंड जुपिटर का एक्टिवेशन हो रहा है कि नहीं। जब तक एक्टिवेटेड नहीं होगा सैटर्न कोई फल नहीं देगा। और राहु एंड केतु का एक्टिवेशन सैटर्न के पास है, तो ये ट्रायंगुलर सा बनता है। और तो सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर राहु केतु। अगर ये 3 एक्टिवेट हुए तो 3 हिसाब से आपको फल मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सैटर्न का जस्ट प्लेसमेंट देखकर आपका ये होगा वो होगा, तो ये गलत बात है। अब एस्पेक्ट्स की बात करते हैं फाइनली। एस्पेक्ट्स देखिए, जनरली क्या होता है कि 7th एस्पेक्ट लिया जाता है, 5th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट तो लिए जाते हैं। स्पेशल एस्पेक्ट भी होता है, जैसे मार्स का स्पेशल एस्पेक्ट है 4, सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट है 3, और आपका जुपिटर का स्पेशल एस्पेक्ट है 5। ये जनरली लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो 4-5 एस्पेक्ट होते हैं जो आपको लेना ही लेना है। सबसे पहले 7th एस्पेक्ट तो लेना ही लेना है, दूसरा आपका 5वां, चाहे किसी भी प्लैनेट को 5वां एस्पेक्ट लेना ही लेना है। उसके बाद उसका 9th एस्पेक्ट लेना है, ठीक है, और उसका ये 3 हो गए। उसके बाद एक 12th एस्पेक्ट लेना है, यानी उसके 12वें घर में कौन है, और लास्ट में 5वां, यानी उसका 2nd हाउस में कौन है। यानी अगर हम आज देखें चंद्रमा का एस्पेक्ट आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी सूर्य राहु पे। तो चंद्रमा का सूर्य राहु पे, यानी आज थोड़ा मूवमेंट होगा, पिताजी का मूवमेंट होगा। कहीं ना कहीं सूर्य राहु है और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, तो जो आज
किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली रिलेटेड टू लोन्स और एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन या कुछ भी, वहां पर भी मूवमेंट होगा, राइट। और उसके बाद हम देखें तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट अपने मून का 7th एस्पेक्ट अपने घर पे ही जा रहा है। चौथा नंबर हमारे घर का आता है, तो घर में कोई ना कोई चेंजेस कुछ ना कुछ होगा जरूर। और मून क्योंकि सूर्य के साथ है, उसीलिए जो आपके बड़े बेटे हैं घर में या आपके फादर हैं, वो कुछ ना कुछ आज घर पे रहकर कुछ ना कुछ मून रिलेटेड एक्टिविटी जरूर करेंगे, क्योंकि उस पास में वीनस है, मरकरी है, तो इधर पढ़ाई भी हो सकती है, खाना पीना हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ बाहर से मंगा सकती है कुछ भी इस टाइप। और लास्ट में मून का एक एस्पेक्ट जा रहा है कि 9th एस्पेक्ट जो है वो जा रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस आपका लोन का, घर का लोन, तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट डिस्कशन में आप हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करोगे, अपने लोन्स के, अपने फाइनेंसिस के बारे में डिस्कस करोगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह आपको 5 एस्पेक्ट तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कैसे भी करो आप। तो ये 5 एस्पेक्ट लेके ही आप प्रेडिक्शंस कर पाओगे। मैंने जैसे डायरेक्शनल आपको वो सिखाया था, वो डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, डायरेक्शनल चार्ट, तब जाके आप एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट कर पाओगे, तब जाके आप बात कर पाओगे। डायरेक्शनल चार्ट वेरी सिंपल है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने आपको सिखाया इजीली। फॉर एग्जांपल 10th जो है वो आपका 10th हाउस, राइट। 10th हाउस का जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ का डायरेक्शन है, राइट। अब यहां से आप 5 गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5, यानी आपका सूर्य राहु भी सैटर्न और मून के साथ ही बैठ गया, तो ये बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ। उसके बाद 7 8 9 आपका जो 6th है, राइट, 6th राशि यानी वर्गो, वो भी साउथ है, तो वो खाली पड़ा हुआ है। तो यहां पर सैटर्न का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बना? सैटर्न का रिलेशन मून के साथ बना, सैटर्न का रिलेशन सन के साथ बना, सैटर्न का रिलेशन राहु के साथ बना, और आपस में प्लैनेट के रिलेशन बने। तो मून तो डिप्रेशन में चला ही गया थोड़ा बहुत, तो आज एक डिप्रेशन सा माहौल भी आपके पास रहेगा, क्योंकि सेकंड वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ इज ट्रेजरी, मनी। तो यहाँ पर पैसे को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी, पिताजी को भी पैसे को लेकर चिंता बनी रहेगी, क्योंकि सैटर्न और सन एक साथ इकट्ठे हो तो पिताजी की भी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर आपके पिताजी नहीं है तो अपने बड़े बेटे की थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हमको लेनी पड़ेंगी। तो दीज आर द वेरियस मिथ्स दैट आर बस्टिंग हिम। एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड की बात कर लेते हैं फाइनली। एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेशन कुछ नहीं होता है, ऑलराइट। सिर्फ आप ऐसा समझ लीजिए, एक रनर है जो कि अपने डेबिलिटेशन जब है, वो रनर जो है जो दौड़ने वाला है वो तैयारी कर रहा है, यानी झुका हुआ है, वो बस अबाउट गन फायर होकर वो भागेगा, वो है डेबिलिटेशन। और एक्सॉल्टेशन क्या है? जब वो जीत चुका है। तो डेबिलिटेशन जो प्लैनेट है वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि अब उसको काम करेगा, वो बहुत कुछ करेगा, और एक्सॉल्टेड प्लैनेट कर चुका है। तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट से कुछ होगा नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, एक्सॉल्टेड है, ये है, वो है, कुछ कोई रिजल्ट नहीं आता आज की डेट में, सब बेकार है। ओके, डेबिलिटेशन अगर साइन है तो आपके पास फिर भी एक मौका है, पॉजिटिविटी है, आप कुछ कर सकते हो। फाइनली मैं कुछ अच्छे और बुरे प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा। सीधी सी बात है, जो आपके शास्त्र में लिखा गया है या पुराने टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, ऑल द गुड प्लैनेट्स, व्हाट आर द गुड प्लैनेट्स? फॉर एग्जांपल जुपिटर इज अ वेरी गुड प्लैनेट, वीनस इज अ वेरी गुड प्लैनेट, एंड मरकरी इज डुअल प्लैनेट। कभी ऐसा है, कभी वैसा है। ये सब गलत है। आज की डेट में राहु काल है और आज की डेट में कलयुग है। जितने भी बुरे प्लैनेट्स है वो ही अच्छे हैं। तो आप बुरे प्लैनेट से घबराना मत, ना अपने क्लाइंट को घबराने देना, ये बहुत जरूरी है। शैंडल एस्ट्रोलॉजी में जो व्यक्ति आप स्टूडेंट्स हैं, एनरोल हो रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भय नहीं फैलाना है, मिसकंसेप्शन नहीं फैलाना है। सबसे पहला काम है आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और शैंडल एस्ट्रोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हेल्प पीपल मेंटली। किसी को डरा धमका कर पैसा वैसा लेना नहीं है, ये सब ये यहाँ पर सिखाया नहीं जाता। अगर कोई सीखना चाहता है और डरा के सीखना चाहता है, 2 नंबरी के लोग हैं, फर्जीवाड़े टाइप, वो दूर ही रहें, ये कोर्स उनके लिए नहीं है। तो सबसे पहले काम होगा पॉजिटिविटी भरे, और पॉजिटिविटी भरने के सीधी सी हिसाब है जस्ट खराब प्लैनेट्स जो हैं, स्पेशली अगर वो खराब हाउसेस में, तो बहुत ब्रिलियंट है, फैंटास्टिक है। आपके डेट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आसपास देख रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, बिग पॉलिटिशियन, स्मॉल पॉलिटिशियन, बिग businessman, there are all rich people, they have got very bad planets in a bad houses. So bad planets आज की डेट में सक्सेसफुल बनाते, गुड प्लैनेट कुछ करता नहीं है। जुपिटर का काम क्या है? गुरु ही तो है, एक जगह बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। वीनस है, भोग का कारक है, भोगी भोग है, तो कैसे भोग करोगे? कैसे? जब तक आपका सैटर्न राहु केतु, मार्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मार्स इज पावर, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप करोगे कैसे? राहु इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फॉरेन प्लैनेट है,
जब तक आप सोच आपकी बढ़ेगी नहीं, तब तक आप कैसे करोगे? केतु क्या मेडिटेशन है, जब तक आप अंदर घुसोगे नहीं, अपने टैलेंट को नहीं पहचानोगे, आप करोगे कैसे? कैसे सक्सेसफुल बनोगे? तो कोई भी सक्सेसफुल लोगों का आप चार्ट देखो तो राहु, केतु, मार्स, सैटर्न बहुत पावरफुल होकर बैठे हैं, और उनके जो अच्छे प्लैनेट है सो कॉल्ड जुपिटर, वो थोड़ा बहुत अच्छे हाउसेस में है, दैट्स इट। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, थोड़ा पैसा से दिलाते, दैट्स इट। असली पैसा कमाने का जो पीछे का चाबी है वो इन सारे खराब प्लैनेट्स पे है। तो खराब प्लैनेट्स को सीधा खराब वाला बोलकर ये डराना धमकाना नहीं है, पैसा वैसा नहीं उठना है उनसे, गलत बात है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें थी। लास्ट में राहु केतु के बारे में बोलूंगा मैं। राहु केतु के एक बहुत बड़ा एक मिथ चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब में भी चैनल्स में बात होती है कि राहु जहां बैठता है वैसा ही हो जाता है, और केतु जहां बैठता है वैसा ही हो जाता है। ये भी बहुत ही बेकार और मीनिंगलेस इलॉजिकल बात है। राहु कोई मटका थोड़ी है, राइट, या वो पानी थोड़ी है कि किसी भी कंटेनर में बैठेगा वो वैसा हो जाएगा। जस्ट बिकॉज मून का नोड्स है इसका मतलब वो थोड़ी है कि राहु पानी है, ना केतु पानी है। उल्टा होता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसको वो स्वॉलो कर लेता है, वो प्लैनेट उस हिसाब से फल देने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के साथ अगर बैठ गया तो राहु जुपिटर जैसा नहीं बनेगा, उल्टा जुपिटर राहु जैसा बनेगा, डेथ का कारक बन जाएगा, जीव कारक का और बंधना कारक, बंधना का प्लैनेट्स यानी राहु और केतु, इट विल गिव यू डेथ। सैटर्न के साथ राहु बैठ गया तो इट विल गिव यू इलिसिट क्रिमिनल काइंड ऑफ बेंट ऑफ माइंड, क्राइम करोगे, सही गलत में पहचाने नहीं होगा, राहु आपको कंफ्यूज कर देगा, तो सैटर्न वैसा बन जाएगा। इट्स अदर वे राउंड। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, उल्टी सीधे सब चीजें चल रही हैं, तो खुद अपना लॉजिक यूज करिए। हाँ, चंद्रमा मैं कह सकता हूं या बुध कह सकता हूं, ठीक है, ड्वेल राशि है, जैसे कि आपका 6th हाउस है, फिक्स्ड भी है और मूविंग भी है। फर्स्ट हाफ फिक्स्ड है, सेकंड हाफ मूविंग है। और ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं तो मरकरी मिथुन में है, तो वो तो ड्वेल राशि हो गई, तो सेकंड हाफ यानी 15 डिग्रीज के बाद ही मरकरी वो फल देगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी 2 हफ्ते हैं। एनीवे, सो अगर मरकरी की बात करें, मून की बात करें, वो तो मैं समझता हूं ठीक है, जिस प्लैनेट में जिस हाउस में बैठा है वैसा हो गया, लेकिन राहु केतु का सवाल ही नहीं उठता। केतु तो बिल्कुल एडमेंट है, ढीठ प्लैनेट है, इसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। सैटर्न भी वैसा ही है, राहु भी वैसा ही है। राहु एक बार सोच लिया तो सोच लिया, बस उसको घुसना ही है, वो अंदर तक डेप्थ में घुस के छोड़ेगा वो राहु। याद रखिएगा, मैंने जैसे कहा था सर्कुलर में घूमता रहता है, गाड़ी भी दिलाता है। राहु इज फॉरेन, राहु इज एयरबोर्न, एयरक्राफ्ट की जर्नी भी करा देगा, बाहर भी ले जाएगा। फॉरेन का बहुत बड़ा कारक राहु है, राइट। और राहु जहां पर बैठता है वो प्लैनेट राहु जैसा बिहेव करने लगता है, राइट। उसीलिए अगर 8th हाउस का प्लैनेट, राइट, 8th हाउस का प्लैनेट सपोज जुपिटर हो गया या मार्स हो गया, 8th हाउस, वहां पर राहु के साथ किसी टाइप का लिंकेज बन गया ट्रांजिट में, यू आर गॉन। और वो अगर लिंकेज जुपिटर के तरह देख लिया तो कहानी खत्म, या किसी भी प्लैनेट के देख लिया वो सिग्निफिकेशन खत्म कर देगा, क्योंकि प्लैनेट भी अब राहु की तरह हो जाएगा, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, दोबारा ये वीडियो सुन लीजिएगा। तो गलत फहमियां दूर करना बहुत जरूरी है, तो ये सारे मिथ चलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ी देर में ले लूंगा। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ गया है, और टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एग्जैक्टली टाइम द इवेंट एज पर ईयर, मंथ एंड डे। ऑलराइट, ये पूरा का पूरा हम कौन सा प्लैनेट को देखकर हम इन टाइमिंग करें, और उसके बाद दशाओं का सिस्टम कैसे बनेगा, और वो दशा कौन से हाउसेस को डिपिक्ट कर रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे सेकंड हाफ में। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। ऑलराइट, सो बाय बाय देन, टिल देन, बाय, ओके।